नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण पेडागोजी के बारे में। इससे पहले हमने पर्यावरण अध्ययन के 300 प्रश्न आपको दे दिए हैं, जो कि 3 पार्ट में आपको मिलेंगे, यानी कि एक पार्ट में 100 प्रश्न, ऐसे करके 3 पार्ट यानी कि टोटल 300 प्रश्न यहाँ पर दे दिए हैं। अब यहाँ पर पर्यावरण पेडागोजी के प्रश्नों के बारे में आपसे बात करेंगे, जो कि 301 से शुरू होगा और आगे बढ़ता जाएगा। ऐसे टोटल 600 प्रश्न यहाँ पर रखे गए हैं। आज के वीडियो में हम 50 प्रश्नों के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि काफी इंपोर्टेंट रहेंगे। आपके 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो एग्जाम हुई थी, ऑनलाइन प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर मिलने वाले हैं। पार्ट 1 है, जैसे 600 प्रश्न खत्म हो जाएंगे वैसे हम यहाँ पर इस पर्यावरण पेडागोजी को खत्म कर देंगे। टोटल 600 प्रश्न रखे गए हैं, तो 300 प्रश्न आपको पर्यावरण अध्ययन के रहेंगे और 300 प्रश्न आपको पेडागोजी के रहेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है ये पेडागोजी का, इसलिए यहाँ पर पार्ट 1 लिखा है। 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, उनको देख लीजिएगा। ये ऑनलाइन की जो एग्जाम हुई थी सीटेट की, उसके पूछे गए प्रश्न है। उस प्रकार से आने वाले एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न 301 से शुरुआत है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो कि ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाई गई 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, कितनी थीम है, टोटल 6 थीम है और उप थीम कितनी है, 4 है। और ये 4 किसकी उप थीम है, तो ये 4 परिवार एवं मित्र, यहां पर लिख देता हूं परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र की 4 उप थीमें, और 4 उप थीम कौन कौन सी, सबसे पहले हम इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर 4 का सही ढंग से प्रस्तुत किस विकल्प में किया गया है, पौधा, जानवर, परिवार और भोजन, मित्र, परिवार और दोस्त, चीजों जो हम बनाते हैं, काम और खेल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी है। तो सबसे पहले आती है परिवार और दोस्त, यानी कि परिवार और मित्र। तो यहाँ पर देखिए सेकंड वाले विकल्प में दिख रहा है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा में परिवार एवं मित्र नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परिवार और मित्र, उसके बाद भोजन, उसके बाद पानी और फिर यात्रा, ये जो 4 थीम है ये सही ढंग से प्रस्तुत करती है, जो 6 थीमों में से। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा। अब कितने प्रकार की थीम होती है, 6 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, परिवार एवं मित्र। परिवार एवं मित्र, आप दोस्त भी कह सकते हैं, ये है थीम। अब इसकी जो उप थीम होती है, उप थीम, वो कितनी होती है, 4 होती है। कितनी, 4। पहली कौन सी है उप थीम, पहले नंबर पे है संबंध। पहले नंबर पे है आपका संबंध, या फिर आप इसको रिश्ते भी कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर है आपकी काम और खेल। काम और खेल, इसे आप कार्य और खेल भी कह सकते हैं। और तीसरे नंबर पर है आपकी, ये उपथीम 4 है, ये पहले नंबर की है, ये दूसरे नंबर की है। तीसरे नंबर पर है आपके जानवर, इसको जीव जंतु भी कह सकते हैं आप, जीव जंतु। उसके बाद में है पादप, चौथे नंबर पर क्या है, पादप। तो 4 प्रकार के जो है ये उप थीम है, ना कि थीम है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, विकल्प में दे सकते हैं। तो संबंध या रिश्ते, काम और खेल, जानवर या फिर जीव जंतु और पादप, 4 प्रकार की उप थीम होती है। तो पहली थीम आपकी परिवार एवं मित्र है। दूसरे नंबर पर आपकी जो थीम आती है वो है भोजन। तीसरे नंबर पर आपके आती है पानी। चौथे नंबर पर है आपका आवास। 5वें नंबर पर है आपका यात्रा। और 6ठे नंबर पर है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। यहां पर लिख देता हूं, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ये 6 प्रकार की थीम होती है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रम वाइज ध्यान रख लीजिएगा। और उप थीम किसकी होती है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। परिवार एवं मित्र की कितनी होती हैं, 4 होती हैं। संबंध, कार्य और खेल, जीव जंतु और पादप, ये 4 प्रकार की उप थीम होती है। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका सही आंसर यहाँ पर सेकंड वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है। यहाँ पर देखिए पोर्टफोलियो के बारे में पूछा गया है। तो ये आपका
एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो, देखिए यहाँ पर मैं 4 विकल्प पढ़ूं तब तक भी आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से पर अपनी कॉपी में, ताकि आपको पता चल सके कि आपके सामने यदि इस प्रकार के 50 प्रश्न मिल जाते तो आप उसमें कितना हल कर पाते हो। तो इस प्रकार का आप यहाँ पर आपका अनुभव कर सकते हैं और कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएगा कि इन 50 प्रश्नों में कितने नंबर आए हैं। तो एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षा से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, या फिर एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। देखिए यहाँ पर कूट में आंसर दिया हुआ है, कूट में आपको आंसर देना है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर हम देखिए विकल्प पढ़ेंगे। पहला विकल्प है आपका एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, बिल्कुल सही है, यहाँ पर अच्छे तरीके पूछा गया है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरे नंबर पर है आपका शिक्षा से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना। और चौथा विकल्प सही होगा आपका एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। बी वाला विकल्प आपका गलत होगा, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना। तो इसमें सभी वस्तुओं का चयन नहीं होता है, इसमें कुछ विशिष्ट कार्य होते हैं जो कि विशिष्ट कारण के लिए चुने जाते हैं। इसमें सभी वस्तु या फिर सभी कार्य नहीं आते हैं, तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। तो ए, सी और डी, ए, सी और डी किसमें है आपका फोर्थ वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है एनसीएफ 2005 के अनुसार। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। यहां पर देखिए सही कथन पूछा गया है एनसीएफ 2005 के अनुसार। ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत करती है। ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। या फिर ईवीएस, यहाँ पर सब जगह ईवीएस लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ईबीएस लिखा गया है तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, ध्यान दीजिएगा। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। क्या है सही क्रम आपको बताना पाठ्यक्रम का, तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जो ईवीएस है इसका जो पाठ्यक्रम है वो विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। याद रखिएगा क्या है ये एकीकरण है। यहां पर एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि जो बाल विकास यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन है ईवीएस है वो क्या है, एक विषय है या फिर इन सभी का एकीकरण है। इस प्रकार से 4 विकल्प देंगे। तो याद रखिएगा ये एक विषय नहीं है, ये एक विषय नहीं, मतलब एक विषय से बनकर नहीं बना है। ये इसमें विज्ञान भी, सामाजिक विज्ञान भी, पर्यावरण शिक्षा भी है। तो याद रखिएगा इनका सभी का ये एकीकरण है। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है ईवीएस एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्नों पर एक सर्वेक्षण करने को कहते हैं। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित हो जाती है। यहां पर देखिए परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन जिसको गहन चिंतन भी कहते हैं, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने की कौशल, या फिर पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। यहां पर आपको बताना है कि ईवीएस में एक शिक्षक है जो कि अपने शिक्षार्थी को पड़ोस के इस्तेमाल में होने वाली जो विभिन्न सामग्री है उन पर एक सर्वेक्षण करने को कहते हैं। सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित हो जाती है। तो उसमें रिकॉर्डिंग यानी जिसको अभिलेख कहते हैं, अभिलेख और सुनने के कौशल विकसित की जा सकती है उस प्रक्रिया में। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, तीसरा वाला होगा। चलिए सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व आपको बताना है क्या है। 4 विकल्प दिए हुए और कूट में आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए विकल्प पढ़ता जाऊंगा और आपको सही आंसर है या फिर गलत इसके बारे में मैं जानकारी देते जाऊंगा। 4 विकल्प के बाद फिर से नहीं पढ़ूंगा। तो यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है आपका, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व के बारे में पूछा गया है तो ये गलत होगा, क्योंकि इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए नहीं किया जाता है। इसमें छात्रों के सीखने के प्रदर्शन के आकलन के लिए निरंतर और नियमित परीक्षाओं का एक स्वरूप होता है आकलन। इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो गलत होगा आपका पहला विकल्प। दूसरा है इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाता है, बिल्कुल सही है, आपका बी वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। तीसरा विकल्प है यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। तो आपका यह भी सही होगा। डी विकल्प है कि यहाँ शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता। तो ऐसा नहीं है, यहाँ गुंजाइश प्रदान करता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। सही क्या होगा, बी और सी। तो बी और सी कहां पर लिखा हुआ है आपका, तीसरे वाले विकल्प में, केवल बी और सी, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए कुणाल ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया।
स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। किसके अतिरिक्त है, यानी कि यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करे। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीकी की सराहना करे। शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, या फिर टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है और नेगेटिव उत्तर आपको बताना है। इसका होगा आपका शिक्षार्थी को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी है जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या हो रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे इसके बारे में पूछा गया है। धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सके। केवल विस्थापित विद्यार्थियों का एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या फिर उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में आप मदद करेंगे, साथ ही उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। यदि आप एक ईवीएस के शिक्षक हैं तो आप इस प्रकार का कार्य करेंगे। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य यहाँ पर आपको बताना है। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की जरूरत है, या फिर शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य आपको बताना है। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर 308 का होगा आपका। समुदाय को अपने बच्चों से सीखने में हिस्सेदारी है और उन्हें शामिल होने की जरूरत है। तो यह समुदाय संसाधन के रूप में एक उपयोग करने का औचित्य है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। पूर्वानुमान और गणना के कौशल में, आंकड़ों के अभिलेखन में, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ, या फिर भूदृश्यों को खींचने का कौशल। तो यहाँ पर देखिए मानचित्र खींचने को कहा है, तो इससे क्या होगा, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की उनमें समझ पैदा होगी। तो यहाँ पर तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। विद्यालय ज्ञान को बाह्य विश्व से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटंत विधियों से परे हो जाए, परीक्षा को आसान बनाना, या फिर पाठ्यचर्या को समृद्ध करना ताकि यहाँ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहे। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा परीक्षा को आसान बनाना। देखिए परीक्षा को आसान नहीं बनाया जाता है, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाया जाता है और कक्षा जीवन के साथ उन्हें एकीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत आपको बताना था, तो आपका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस में शिक्षार्थी के आकलन करते समय बचना होगा। जानकारी एकत्रित करने के विभिन्न तरीकों के उपयोग करने से बचना होगा। अधिक सटीक विवरण के लिए घटना की तत्काल रिकॉर्डिंग करने से बचना होगा। आकलन के आधार के रूप में समूह का उपयोग करने से बचना होगा, या फिर आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से। तो यहाँ पर देखिए ईवीएस शिक्षार्थी के आकलन करते समय आपका किससे बचना होगा, आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से बचना होगा। यहाँ पर देखिए तकनीकी भाषा का आप यहाँ पर उपयोग नहीं करेंगे, जो सरल भाषा है उसका यहाँ पर आप उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रोनाल्ड रॉस के बारे में कक्षा 5 में कहानी है, जिसका 1902 में चिकित्सा के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। जब उनसे सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए यहाँ खोजा मच्छर मलेरिया से फैलता। देखिए यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न आपके वैसे ही बन रहे हैं कि इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1902 में, या फिर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार। तो यह रोनाल्ड रॉस को मिला था। साथ में आपको पता होना चाहिए कि इनके द्वारा मच्छर मलेरिया से फैलता है, इनके द्वारा ही खोजा गया था। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया, मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उन्हें काटा और उनका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। रोनाल्ड रॉस
की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का उद्देश्य यहां पर आपको बताना है कि उद्देश्य क्या रहा इस कहानी को ऐड करने का ईवीएस में। तो आपका देखिए 4 विकल्प है और पूर्व में आपको आंसर देना है। तो यहां पर 312 आपका प्रश्न है और इसका देखिए पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझ में मदद। बिल्कुल सही है, आपकी समझ में मदद मिलेगी। शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित करना, तो इस प्रकार के जो पाठ लिए गए हैं इससे कहानी लिखने के लिए इसको प्रेरित नहीं कर सकते, तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचक कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में अधिक रोमांचित कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और विज्ञान के इतिहास की सराहना करना, तो ये 4th वाला विकल्प भी आपका सही होगा। तो ए सी और डी किस में है? ए सी और डी सेकंड विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भूषण अपनी कक्षा सेकंड की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहता है। थीम लिखा हुआ यहां पर, सॉरी थीम एक यात्रा है, सॉरी थीम क्या है? यात्रा है। तो थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते थे। आपके संसाधन का सुझाव को जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है। यहां पर देखिए यात्रा, आपको ध्यान देना, थीम कौन सी बताई गई है? यात्रा। तो यात्रा पर श्रव्य दृश्य क्लिप, यात्रा पर कविता, यातायात के साधनों पर मॉडल, या फिर प्रतिमान, या फिर बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। 313 का सही आंसर होगा बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। याद रखिएगा भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहता है। तो आप किस संसाधन का सुझाव करेंगे? तो बच्चों के यातायात पर अपना अनुभव प्रस्तुत करेंगे। तो यहां पर 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे, आप कैसे जवाब देंगे, इसके बारे में आपको बताना है। आप उससे सुनेंगे पर अपने पाठ योजना तक सीमित रखेंगे। पूरे भारत में भिखारियों की स्थिति की व्याख्या करेंगे, तो ऐसा तो नहीं कर सकते। इस विषय में शिक्षार्थियों के साथ अलग से चर्चा करेंगे या फिर उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो क्या करेंगे? उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस बात की हम चर्चा करेंगे। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, क्यों हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो वे कक्षा की एक रास्ता से विराम प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को मजे करने का समय प्रदान करते हैं, वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं, या फिर इनका कक्षा में संपादन करना आसान है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा। देखिए खेल और पहेलियां ईवीएस के शिक्षण और अधिगम में महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ये क्या करती है? ये शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देती है, यदि खेल और पहेलियां के बारे में पूछे तो। राइट आंसर आपका यहां पर 3रा वाला होगा। चलिए ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण करेगी। देखिए जो बच्चा है वो कैसा दृष्टिबाधित देख नहीं सकता, तो उससे जो शिक्षिका वो कैसे उसको पढ़ाएगी? आवाज में संदेश साझा करेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो देख नहीं सकता, अब आवाज में ही उसको संदेश साझा करना पड़ेगा। ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करेंगे। बिल्कुल आप ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग कर सकते हैं। सहपाठी के द्वारा व्याख्या बिल्कुल कर सकते हैं। मूर्त अनुभवों का उपयोग आप नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्त क्या होता है? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो जो दृष्टिबाधित बच्चा होता है वो छू तो सकता है लेकिन देख नहीं सकता, इसलिए आप यहाँ पर मूर्त अनुभवों का उपयोग नहीं कर सकते। यानी कि ए बी सी आपका सही होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर श्रवण बाधित बच्चों की, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर करना चाहिए, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। एक बार प्रश्न पढ़ लेता हूं थोड़ा सा। श्रवण बाधित बच्चों के लिए यहां पर पूछा गया, देखिए श्रवण बाधित बच्चों के शैक्षिक आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए, प्रश्न वही है लेकिन यहां पर विकल्प को बदल दिया गया है। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, आंसर साथ में आपको बताता जाऊंगा। देखिए ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर बिल्कुल आप ऑनलाइन शिक्षा दे सकते हैं, उसमें कोई दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा विकल्प केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंधन करके, तो यहां पर देखिए केवल लिखा हुआ है, तो केवल ऑफलाइन नहीं, आप उसको ऑनलाइन भी जो कक्षा है वो दे सकते हैं। तो बी वाला विकल्प आपका गलत होगा। सी देख लेते हैं। सी है आपका
उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीडीएफ से जोड़ना, तो आप इसको बिल्कुल जोड़ सकते हैं। डी वाला विकल्प है अधिक दृश्यों का उपयोग करके। देखिए दृश्य यानी कि देखना, तो जो बच्चा देख ही नहीं सकता वो दृश्यों को कैसे सीख सकता है दृश्यों को, या फिर उसका उपयोग कैसे कर सकता है, तो आपका डी वाला विकल्प गलत होगा। तो एबीसी यानी कि आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका सेवा पूर्व शिक्षक। देखिए सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे रचनात्मक आकलन उपकरणों का उपयोग करेंगे, योगात्मक आकलन उपकरणों का, स्व आकलन उपकरणों का, या फिर रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। किसका उपयोग करेगा सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए? तो वो किसका करेगा? आपका सही आंसर होगा वो स्व आकलन उपकरणों का, स्वयं के आकलन उपकरणों का वो उपयोग वहां पर करेगा। तीसरा वाला विकल्प आपका यहां पर सही होगा। चलिए एक ईवीएस अध्यापक ने अंकुरण विधि, देखिए अंकुरण विधि के बारे में पूछा गया है, को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है, इसके बारे में आपको बताना है। देखिए चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, या फिर वीडियो क्लिप देखना। किसके बारे में यहां पर पूछा गया? अंकुरण विधि के बारे में। तो सही आंसर क्या होगा आपका? मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये आपका उपयुक्त क्रियाकलाप होगा प्रश्न के अनुसार। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपनी कक्षा 3 के छात्र को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की सीट तैयार करने के लिए कहा, जिसमें वे उन भोजन इसको कहते अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा वहां पर देना था उसको। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य यहां पर आपको बताना है। पहले क्या करा? छत पे खुले क्षेत्र में अन्न के कटोरे रखने को कहा, उसके बाद में एक सीट तैयार करने को कहा, कौन कौन से वहां पर जो पक्षी आए या फिर कौन सा उसने भोजन रखा, तो वहां पर एक ब्यौरा तैयार करना था। तो उसका उद्देश्य आपको यहां पर बताना है क्या है? छात्रों के घर में व्यस्त रखना, यह उद्देश्य था शिक्षिका का या फिर शिक्षक का। छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर है, तो यह कोई कारण नहीं है या फिर कोई उद्देश्य नहीं है, दोनों उद्देश्य गलत होगा आपका। सॉरी, तीसरा विकल्प है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना होगा इसका उद्देश्य। तो फोर्थ विकल्प की पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वहां कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है? हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य है, बिल्कुल है, हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य है। विभिन्न संस्कृतियों में एकता है, बिल्कुल है। उत्सव में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, बिल्कुल सही है। उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं, तो यह भी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। नहीं, चारों आपके सही होंगे, लेकिन पहला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। किसका शिक्षण दे रही है? वो भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है। तो आपको यहां पर उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी ये आपको बताना है। तो 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही आंसर आपको चुनना है। चाहे तो आप पहले आंसर दे सकते हैं, अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना, या छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, या फिर अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। यहां पर देखिए ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका जो भोजन संरक्षण की तकनीकियों के बारे में बता रही है, शिक्षण दे रही है, तो उसके लिए उत्तम युक्ति क्या होगी कि वो आस पड़ोस के क्षेत्रीय भ्रमण करे, उसका आयोजन करके घरों में उपयोगी होने वाली जो संरक्षण विधियां हैं उनका अवलोकन करे। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 23 देखना हमें 323। ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका एनसीईआरटी के एक पाठ सेकंड फुलवारी
पढ़ा रही, यहाँ पर पढ़ा लिखा हुआ, पढ़ा रही है शिक्षण के लिए वहां निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। भारत, देखिए यहाँ पर फुलवारी के बारे में जिक्र हो रहा है, सेकंड पार्ट है ये एनसीईआरटी का। तो उसमें आपको बताना है कि भारत का मानचित्र के संसाधनों का उपयोग कर रही है मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल या फिर कार्यपत्र। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इसके बारे में आपको जानकारी देना है। तो देखिए वो फुलवारी के बारे में यहाँ पर जानकारी दे रही, पढ़ा रही है, तो भारत का मानचित्र भी उसमें होगा, मधुबनी चित्रकला भी आप वहां पर पढ़ा सकते हैं, संसाधन का उपयोग कर सकते हैं, विभिन्न स्थानीय फूल और कार्यपत्र के चारों का उपयोग वहां पर आप कर सकते हैं। तो पहला वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। यहाँ पर आपको प्रभावकारी विधि के बारे में बताना है। वाद विवाद करना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति या फिर नारे लिखना। यहाँ पर आपको कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से विधि आपको बतानी जो कि प्रभावकारी होना चाहिए। राइट आंसर आपका यहां पर होगा समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। ये आपका 2 जो वाला विकल्प होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका यहाँ पर आपको बताना है। देखिए व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति बताना है विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावी तरीका। सामाजिक मीडिया होगा, नुक्कड़ नाटक होगा, समाचार पत्र होगा या फिर रेडियो होगा। राइट आंसर आपका 325 का होगा नुक्कड़ नाटक। देखिए यहाँ पर व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील आपको करना है, प्रभावी तरीका आपको जानना है, तो नुक्कड़ नाटक यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर पर्यावरण अधिगम लिखा हुआ है और यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें क्या आएगा इसके बारे में आपको बताना है। तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, पुश करके आंसर दे सकते हैं वीडियो को, क्योंकि मैं डायरेक्टली इसका आंसर बताने वाला हूं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर पर्यावरण के बारे में, पर्यावरण के माध्यम से और पर्यावरण के अधिगम। ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठचर्या आधारित इस प्रकार का जो अधिगम है वो आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। एक ईवीएस शिक्षिका, ईवीएस लिखा हुआ है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वहां छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। देखिए ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर व्यक्ति है कुछ, वो अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं, तो उस पर जो पर्यावरण की शिक्षिका है वो इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा कर रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है। वायु और ध्वनि प्रदूषण के बारे में संप्रेषित करना चाहती है, बिल्कुल सही होगा आपका सही आंसर यहाँ पर। देखिए कूट में आपको आंसर देना है तो बिल्कुल सही होगा। अनवीनीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना वहां पर बता रही, बिल्कुल सही होगा आपका। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, ये भी आपका सही आंसर होगा। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस प्रकार के कदम नहीं उठा रही सरकार। तो ए बी सी डी ये चारों विकल्प ही आपके सही आंसर हो गए। वहां छात्रों को इन सभी के बारे में संप्रेषित करना चाहती है, तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, शायद मैंने आपको 327 नंबर का प्रश्न नहीं बताया है, तो हम देख लेते हैं। अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बहार आती है, यानी कि पौधे आते हैं। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास करना चाहता है। देखिए वो सिर्फ इतना दिखाना चाहते हैं कि उसमें फूल कब खिलते हैं, तो उसको बार बार प्रतिदिन देखने के लिए कहता है। देखिए प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल बिल्कुल होगा। छात्रों की जिज्ञासुता, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्राकृतिक सौंदर्य में के अजूबे देखना और फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, ये दोनों विकल्प आपके गलत होंगे। सही कौन सा होगा, ए और बी, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। 28वें का आंसर मैं आपको बता चुका हूं। अब चलेंगे 329, 329। एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस पर चर्चा का उद्देश्य यहां पर आपको बताना है। छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि, यहां पर देखिए रचनात्मकता लिखा हुआ है। रचनात्मकता में वृद्धि,
स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना, स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, या फिर वहां साझा करना कि यहाँ वस्तुएं सस्ती होती हैं। 4 विकल्प हैं, कूट में आप आंसर दे सकते हैं। राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर कि वहां छात्रों की रचनात्मक में वृद्धि करना बिल्कुल सही होगा। स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना यह भी सही होगा। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना यह भी आपका सही आंसर होगा। और यहाँ साझा करना कि यहाँ वस्तुएं सस्ती होती है। तो 4 जो विकल्प होंगे ये चारों के चारों ही सही होंगे। इस पे चर्चा का ये उद्देश्य होगा। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। आपको उस साधन के बारे में बताना है। दृष्टांत अभिलेख है, पेपर पेंसिल परीक्षण है, कार्यपत्रक है, या फिर क्रम निर्धारण मापनी जिसे रेटिंग एंगल भी कहते हैं ये है। यहाँ पर आपको साधन के बारे में बताना है जो कि पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा 330 का दृष्टांत अभिलेखन। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? उसके पृथक रूप में देखता है, समग्र रूप में देखता है, उसके साधारण रूप में देखता है, या फिर उसके थीम के रूप में? देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है तो समग्र रूप में देखेगा। किस रूप में देखेगा? समग्र रूप में। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। किस आधार पर बनाई गई? विषय वस्तु पर नहीं बनाई गई है, पाठ्यक्रम पर नहीं बनाई गई है, विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर नहीं बनाई गई। किस पर बनाई गई है? थीम पर। कितनी थीम है? 6 है। और किसकी उप थीम है? तो परिवार एवं मित्र की उप थीम है। कितनी है? 4 है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहले वाले प्रश्न में कितनी थीम है, कौन कौन सी, उसके बारे में जिक्र कर चुका हूं। तो थीम यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न एनसीएफ 2005 से पूछा गया है कि कक्षा 3 से 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखना जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। देखिए 3 से 5 तक के बारे में पूछा गया है और ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, थोड़ा घुमाकर पूछा गया है। विज्ञान एवं सामाजिकरण, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषाएं एवं गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था किससे एकीकृत करता है ये, तो ये विज्ञान से करता है, सामाजिक विज्ञान से करता है और पर्यावरण शिक्षा से करता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस की अध्यापिका को अपने ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? यहाँ पर चुनौती लिखी हुई है, कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। देखिए कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम बिल्कुल होते हैं, उसमें उसको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी की भावना, ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद तीसरा विकल्प है प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली पर भी आपको चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। कक्षा में अनुशासन तथा उसकी व्यवस्था, तो ये तो आप पहले भी सीख सकते हैं, तो ये चुनौती नहीं होती है किसी प्रकार की। तो चुनौती किस प्रकार की होगी आपकी? ए, बी और सी। तो ए, बी, सी कहां पर लिखा हुआ? 4th वाले विकल्प में केवल ए, बी तथा सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्षण यहां पर आपको बताना है। ईवीएस, एक मिनट, हाँ, ईवीएस के विभिन्न प्रत्ययों के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थी को पर्याप्त मौके देना, विद्यार्थी को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायता प्रदान करना, या फिर शिक्षक द्वारा साझा की हुई ठोस जानकारी द्वारा विद्यार्थी को ईवीएस सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। यहां पर देखिए प्राथमिक स्तर पर पूछा गया, यहां पर ध्यान देना, पूछा क्या गया? प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य पूछा गया है और राइट आंसर यहां पर आपका होगा विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए सहायक कर होना। देखिए यहां पर प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया है, तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। आपको सहायता प्रदान करनी होगी विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सीखने के लिए, तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था क्या है परिवार एवं मित्र। थीम है, उप थीम है, उप थीम लिखा हुआ यहां पर ध्यान दीजिएगा, उप थीम है, विषय वस्तु है, या फिर पाठ्यक्रम है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि परिवार एवं मित्र क्या है? थीम है। और इसके जो 4 मैंने आपको उप थीम बताए थे, कौन कौन से बताए थे? रिश्ते, काम और खेल, जानवर जिसे जीव जंतु भी कहते हैं, और पादप। 4 क्या बताए थे मैंने? उप थीम बताए थे। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। परिवार एवं मित्र क्या है? ये थीम है।
तो यहां पर आपका जो पहला वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु रिक्त स्थान होना चाहिए। विचार विमर्श होना चाहिए, क्रियाकलापों की सूची बनाना, क्रियाकलापों के चरण याद करना या फिर क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। देखिए पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात जो प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा होती है वह विचार विमर्श होना चाहिए। किस प्रकार की होगी? विचार विमर्श प्रकार की होना चाहिए। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है ईवीएस। यहां पर देखिए बी लिखा हुआ अधिकतर जगह पर, तो ये ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन लिखा हुआ है कि ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है सामूहिक गतिविधियों को? यहां सहपाठी अधिगम उपलब्ध कराती है, इसलिए यहां विद्यार्थियों में सामाजिक आदान प्रदान को सुधारती है, इसलिए यहां विद्यार्थियों के सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है, वह उसमें सुधार लाती है, या फिर विद्यार्थी केवल सामूहिक शिक्षा की मांग करते हैं। यहां पर जो ईवीएस है यानी कि पर्यावरण अध्ययन है, उन कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियां द्वारा सिखाने को बढ़ावा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है यह पूछा गया है। राइट आंसर होगा कि यहाँ शिक्षार्थियों के सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? वर्गीकरण को करता है, वर्णन को करता है, कथन को करता है या फिर स्मरण को करता है? किसको करता है वो आपको बताना है। तो देखिए ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया जो है वो वर्गीकरण कौशल को चिन्हित करता है। किसको? वर्गीकरण कौशल को। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य यहाँ पर पूछा गया है। शिक्षक को शिक्षार्थियों के सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना, राष्ट्र की नीतियों की प्रस्तावना का पालन करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना या फिर विद्यार्थी को जानना तथा उनकी शिक्षा में उनका मार्गदर्शन करना। 4 विकल्प आपके सामने। सही आंसर क्या हो? देखिए यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त तरीका पूछा गया है, और सबसे उपयुक्त तरीका होगा आपका शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर दे। तो पहला वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली भांति संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? व्याख्या एवं विचार विमर्श के, मुक्त वाद विवाद के, व्याख्यान एवं प्रदर्शन के या फिर विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद के। तो यहां पर देखिए विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद के। तो 4 विकल्प है। प्राइमरी स्तर के बारे में पूछा गया है, प्राथमिक स्तर के बारे में, पर्यावरण अध्ययन कक्षा की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर आपका यहां पर होगा विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद से यहां पर आप संबोधित कर सकते हैं। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो 4th वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका अगला प्रश्न है, ईवीएस में बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। बच्चों के विचार का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट करके, प्रक्रिया कौशल का अवलोकन करके, कागज पेंसिल टेस्ट करके या फिर उपलब्धि टेस्ट करके। 4 विकल्प है, कूट में आपको आंसर देना है, क्या होगा? तो यहां पर देखिए ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा सकता है इसके बारे में? तो बच्चों के विचार का अभिलेख अवलोकन की रिपोर्ट करके आप कर सकते हैं, साथ में प्रक्रिया कौशल का अवलोकन के साथ भी आप कर सकते हैं। तो पहला और दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। तो ए और बी कहां पर लिखा हुआ? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? देखिए अब आपको रचनात्मक आकलन के उपकरण के बारे में बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए, कूट में आंसर देना है। पोर्टफोलियो है, दृश्यांत अभिलेखन, इसको एनकॉटल रिकॉर्ड भी कहते हैं, दर मापन पैमाना है या फिर अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना है। 4 विकल्प हैं, इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा, देखिए रचनात्मक आकलन के बारे में पूछा गया है, तो इसके जो उपकरण होंगे वो पोर्टफोलियो भी होगा, दृष्टांत अभिलेख भी होगा, दर मापक में पाना भी होगा, साथ में अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना भी होगा। तो यानी कि जो 4th वाला विकल्प होगा ये आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य सबसे
जो ज्यादा ध्यान देना है कौन से स्तर पर पूछा गया है, ये विशेषकर ध्यान देना है। प्राथमिक स्तर पर पूछा गया है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य यहाँ पर आपको बताना है। पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है, बच्चों के संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है, बच्चों में सिर्फ संख्यात्मक कौशलों का विकास करना है या फिर बच्चों को विशेषीय अध्ययन के लिए तैयार करना है। तो जहां पर सिर्फ लिखा हो, ये थोड़ा सा एक ट्रिक ध्यान रखिएगा, जहां पर सिर्फ लिखा हो, केवल लिखा हो, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, 4 विकल्प होते हैं जिसमें सिर्फ लिखा हो या फिर केवल लिखा हो, वो 90% गलत होते हैं। मात्र 10% ऐसा होता है, कहीं कहीं वो सही हो सकते हैं, लेकिन 90% ऐसा होता है कि वो गलत ही होंगे, केवल या फिर सिर्फ जहां पर लिखा हो। तो यहां पर देखिए 344 में यहां पर लिखा हुआ सिर्फ, तो बच्चों में सिर्फ संख्यात्मक कौशल का विकास होना, ये यहां पर गलत होगा। सही क्या होगा आपका, पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। यह प्राथमिक स्तर के बारे में पूछा गया था। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होगा पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास होना। एक मैंने ट्रिक बताई है जिसको आपको विशेषकर ध्यान देना है। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है। मुख्य प्रश्न बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, बिल्कुल सही है। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता मिलती है, ये भी आपका बिल्कुल सही विकल्प होगा। बच्चों में स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है, तो यहाँ पर स्मरण आधारित नहीं होती है। शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है, तो इसका और इसका कोई संबंध नहीं है। तो डी वाला विकल्प भी आपका गलत होगा। तो यहाँ पर केवल ए और बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या के सुझावित थीम का उपथीम है। देखिए यहाँ पर थीम का उपथीम पूछा गया है, कौन सा है। पर्यावरण एवं मित्र हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास या फिर जानवर और पौधे। तो मैंने क्या बताया था आपको, परिवार एवं मित्र के कितने उपथीम बताए थे, 4 उपथीम बताए थे, जिसमें हम चीजें कैसे बनाते हैं और आवास, ये दोनों क्या है, ये थीम है। ये क्या है, थीम है। उपथीम क्या बताई थी मैंने आपको वहां पर, जानवर और पौधे। तो आपका सही आंसर क्या होगा, यहां पर 4th वाला होगा। पर्यावरण अध्ययन के सार्थक पूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, किससे और कहानियों द्वारा। बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने का अवसर देकर प्रत्येक उपकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्नों को पूछकर या फिर बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया था किसके द्वारा नहीं हो सकता, तो बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके सार्थक पूर्ण सीखना पर्यावरण अध्ययन में नहीं हो सकता। तो 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। स्मरण करके यानी कि रटकर जो है वो सीखना शामिल नहीं करता है, बच्चा पर्यावरण अध्ययन में नहीं कर सकता। तो 4th वाला विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है। देखिए सीखने के सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, वैश्विक से सामान्य की ओर या फिर अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो यहाँ पर जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें जो सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण आधारित होता है वो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए। यहाँ एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, यहाँ संदर्भित है, यहाँ बाल केंद्रित है या फिर यहाँ एक विषय क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक विषय क्षेत्र नहीं होता है, यहाँ एक एकीकृत विषय क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए, तो यहाँ एक विषय क्षेत्र, ये गुण नहीं होना चाहिए। 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। भोजन किस प्रकार से खराब होता है, इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर भी आपसे नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। देखिए जो प्रयोग में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो अवलोकन और सूचना दर्ज करना, विश्लेषण करना, प्रयोग करना या फिर स्मरण करना। तो यहाँ पर जो उद्देश्य होंगे वो अवलोकन और सूचना दर्ज करना होगा, प्रयोग करना होगा, साथ में विश्लेषण करना होगा, स्मरण